नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा है कि इजरायल क्यों सीरिया को निशाना बना रहा है। तो इजरायल ने साफ कर दिया है कि अगर सीरिया अपने द्रुज समुदाय को निशाने पर लेगा तो इजरायल भी उस पर हमला करेगा। आपको बता दें कि सीरिया अपने द्रुज समुदाय पर कुछ हमले कर रहा है, उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। कारण है कि उसको लगता है कि उसका समुदाय, द्रुज समुदाय, इजरायल के पक्ष में है। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला और द्रुज समुदाय का आखिर भारत से भी क्या लिंक है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बड़ा हमला किया। इस हमले में सीरिया के रक्षा मंत्रालय को मुख्य निशाना बनाया गया। दक्षिण सीरिया में सक्रिय सीरियाई सेना की यूनिट्स पर भी हमला हुआ। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा, अगर सीरियाई सेना द्रुज समुदाय पर हमले नहीं बंद करती है तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। दक्षिण एशिया के शैदा शहर में द्रुज लड़ाकों और सीरियाई सैनिकों के बीच भीषण झड़पें जारी हैं। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। द्रुज नेताओं का आरोप है कि सरकार की सेना द्रुज लोगों की बर्बर हत्या कर रही है। सीरियाई सरकार का दावा है कि हिंसा अपराधी गिरोहों के कारण हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे संदेह से देख रही है। अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने भी कहा कि हम शैदा में नागरिकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि नागरिकों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लेकिन युद्ध में जल्द से जल्द सीज फायर लागू करना चाहिए। सीरिया पर हुए इजरायली हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी ने एक आपातकालीन सत्र आज बुलाया, यानी 17 जुलाई 2025 को बैठक बुलाई। बैठक का अनुरोध सीरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किया है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने यूएनएससी में सीरियाई सरकार के खिलाफ सीरियाई धरती पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे बर्बर अपराधों की निंदा की है और पूरे वैश्विक समुदाय से इस हमले की निंदा करने की अपील की है। आपको बता दें कि सीरिया में लगभग 7 लाख ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं। इजरायल में इनकी संख्या 1.5 लाख है। लेबनान, जॉर्डन में भी ड्रूज समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या है। गोलन हाइट्स में लगभग 29,000 ड्रूज रहते हैं। इजरायल के ड्रूज नागरिक इजरायली सेना में भी नौकरी करते हैं। इसके अलावा अमेरिका, वेनेजुएला, कनाडा, यूरोप में भी ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी साख है। सवाल है कि सीरिया का द्रुज समुदाय हमले का निशाना क्यों बन रहा है और द्रुज समुदाय का इतिहास क्या है, इसका भारत की धर्म संस्कृति से क्या रिश्ता है। तो आपको बता दें कि कभी इस्लाम के शिया समुदाय का हिस्सा रहा द्रुज समुदाय अपनी जीवंत सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। द्रुज समुदाय सीरिया का एक विशेष अल्पसंख्यक समूह है जो अरब मूल का है, लेकिन द्रुज समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानते। द्रुज समुदाय का उदय 11वीं शताब्दी में हुआ, विशेष रूप से 1017 से 1018 ईस्वी के बीच, जब मिस्र में फातिमी खिलाफत शासनकाल में था। द्रुज समुदाय की स्थापना हमजा इब्न अली इब्न अहमद नामक एक इस्लामी विद्वान और रहस्यवादी ने की थी, जो खुरासान से आए थे। द्रुज धर्म का विकास शिया इस्लाम की इस्लामी शाखा से हुआ, लेकिन समय के साथ साथ यह पूर्णतः एक स्वतंत्र धर्म बन गया। द्रुज लोग खुद को अल मुहद्दिन यानी एकेश्वरवादी कहते हैं और वे इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, नोप्लेटोवाद, ग्नोस्टिज्म और पाइथागोरसवाद सहित विभिन्न दार्शनिक परंपराओं से प्रभावित हैं और उनके धर्म में इनका समावेश दिखता है। द्रुज धर्म के विकास में मिस्र के छठे फातिमी खलीफा अल हाकिम बी अमर अल्लाह, जिनका समय 996 से 1021 तक रहा, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्रुज उन्हें ईश्वर का अवतार मानता है और विश्वास करता है कि वह एक दिन वापस लौटेंगे। यही इस्लाम और द्रुज समुदाय के बीच मतभेद का सबसे बड़ा कारण है। आपको एक बार फिर बता दें कि द्रुज समुदाय मिस्र के छठे फातिमी खलीफा अल हाकिम बी उमर अल्लाह को पैगंबर मानता है कि वह एक दिन वापस लौटेंगे। द्रुज समुदाय की पूजा पद्धति, मान्यताएं और सामाजिक ताना बाना दुनिया के तमाम मुल्कों को इनका विरोधी या दुश्मन बना देती है।
द्रुज समुदाय के धर्म में हिंदू, बौद्ध और अन्य मान्यताओं का मिश्रण है, जिसके कारण इनकी भारतीय संस्कृति से जुड़ाव दिखता है। अगर आप इनसे मिलेंगे तो एक समय ऐसा लगेगा कि ये हमारे भारत के ही हिस्सा हैं। द्रुज ईश्वर के एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसे अल कुल्ली यानी सर्वव्यापी बुद्धि कहते हैं। द्रुज पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। द्रुज पैगंबर की धारणा में भरोसा करते हैं। द्रुज अब्राहम, मूसा, यीशु, मोहम्मद सहित कई पैगंबरों को मान्यता देते हैं, लेकिन विशेष श्रद्धा जेथ्रो यानी मूसा के ससुर के प्रति है, जिन्हें वे नबी शुएब कहते हैं। द्रुज अपने धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं को गुप्त रखते हैं। केवल समुदाय के चुनिंदा सदस्यों, जिन्हें उक्काल कहते हैं, को ही गहरे धार्मिक ज्ञान की पहुंच हासिल है। द्रुज समुदाय की सामाजिक संरचना की बात करें तो यह एक बंद समुदाय है। द्रुज धर्म में धर्मांतरण की अनुमति नहीं है, न ही वे अन्य धर्मों के साथ विवाह को मान्यता देते हैं। द्रुज समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। द्रुज समुदाय एक को उक्कल यानी ज्ञानी कहता है, जो धार्मिक रहस्यों को जानते हैं। दूसरे को जुहाहाल कहते हैं, जिन्हें अज्ञानी कहा जाता है, जो सांसारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। द्रुज समुदाय में महिलाएं धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं और कुछ उक्काल भी हो सकती हैं, यानी एक तरीके से धार्मिक गुरु भी हो सकती हैं, जिसके कारण कट्टर मुस्लिम इन्हें इस्लाम के लिए खतरा मानते हैं और शक की निगाह से देखते हैं। सीरिया असल में अपने द्रुज समुदाय की निष्ठा को लेकर हमेशा से संदेह करता है। सीरियाई सेना और द्रुज समुदाय के बीच तनाव का कारण जटिल और ऐतिहासिक है, जो सीरियाई गृहयुद्ध 2011 से अब तक के दौरान और गहरे हुए हैं। आपको बता दें कि सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान कई द्रुज नेता और समुदाय बशर अल असद की सरकार के खिलाफ थे या तटस्थ रहे। द्रुज बहुल क्षेत्रों जैसे सुवेदा प्रांत में कई लोगों ने सरकारी सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया, जिसे सीरियाई सेना ने विश्वासघात माना। यह इसलिए भी माना चूंकि इजराइल में द्रुज के लोग सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन सीरिया की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि सीरियाई समाज के द्रुज और इजरायली समाज के द्रुज को एक साथ जोड़ के देखना भी गलत होता है। इजराइल के साथ द्रुज समुदाय के संबंधों पर भी सीरियाई सेना को हमेशा संदेह रहा है। सीरियाई सरकार और सेना को शक है कि कुछ द्रुज समूह इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में भी एक बड़ा द्रुज समुदाय रहता है, जिसके चलते सीरियाई सेना के निशाने पर द्रुज रहते हैं। 2015 में सीरियाई वायुसेना ने इदलिब के पास एक द्रुज गांव पर बमबारी की, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए थे। साल 2018 में जब इजराइल ने इजराइल सीमा के पास द्रुज गांवों को हवाई सहायता भेजी, तो सीरियाई सेना ने इसे देशद्रोह माना। सीरियाई सेना ने कई द्रुज गांवों जैसे हदर, सलखाद पर कई हमले किए। उन्हें विद्रोही समर्थक माना गया। कुछ द्रुज समूहों ने सीरियाई फ्री आर्मी यानी FSA और अन्य विदेशी और विपक्षी गुटों का साथ दिया, जिससे सरकारी सेना का मतलब है असद की सरकार जो पहले की थी, वह नाराज हुई। 2020 में सुवेदा के द्रुज युवाओं ने सरकारी सेना में जबरन भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीरिया की तत्कालीन असद सरकार ने कई बार द्रुज नेताओं को गिरफ्तार किया, जिससे रिश्ते और खराब हुए। द्रुज लोगों को हमले का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2024 में जलोनी की HTS के सत्ता में आने के बाद अलावी लोगों को नरसंहारों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे मार्च 2025 में जवाबी कार्रवाई में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अप्रैल में 134 लोग मारे गए। इदलिब में जर्मन धर्मांतरण और ईसाइयों को धमकी, लूटपाट और हत्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जून में चर्च में बम विस्फोट हुआ। सीरिया की सत्ताधारी HTS सुरक्षा का दावा तो करती है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाने जैसा कोई कदम उठाती हुई नहीं दिखती। द्रुज समुदाय के नाम पर इजराइल के PM नेतन्याहू का अंतिम लक्ष्य सीरिया पर दबदबा कायम करना है, ताकि सीरिया में ईरान, हिजबुल्लाह और HTS जैसे खतरों को इजराइल से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इजराइल के
पीएम नेतन्याहू का मानना है कि दमिश्क में हुए बम विस्फोटों के लिए सीरियाई सरकार की आक्रामक रुख जिम्मेदार है, जिस पर क्लीन ब्रेक लगाया जा चुका है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू की माने तो सांप्रदायिक संघर्षों के बीच और सीरिया पे हमले करके सहयोगी द्रुज समुदाय की इजरायल ने रक्षा की है। सीरियाई सेना, जो अधिकतर अलावी मुस्लिम नेतृत्व में है और द्रुज को एक अलग धार्मिक समुदाय मानती है, के बीच कट्टरवादी इस्लामिक चरमपंथियों के कारण उन्माद दिखता है। इजरायल सीरिया से पहले ही हमला करके सीरिया के सत्ता परिवर्तन कराकर और सीमा विस्तार करके असल में इजरायल क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। कम जनसंख्या होने के बावजूद कई लोग द्रुज समुदाय के लोगों के महत्व को कम करके आंकते हैं। हालांकि यह बड़ी भूल है। द्रुज समुदाय ने मध्य पूर्व की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि द्रुज समुदाय का अपना झंडा है, जिसे द्रुज स्टार कहा जाता है। 5 रंगों वाला यह झंडा 5 तरह के पैगंबरों का प्रतीक है। द्रुज समुदाय ने ऑटोमन साम्राज्य और फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह किए और अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे। इजरायल के द्रुज समुदाय को नागरिक अधिकार प्राप्त हैं और वे इजरायली रक्षा बलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इजरायल में द्रुज समुदाय ने विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे अपनी स्वयं के कानूनी प्रणाली बना के रखी हुई है। द्रुज समुदाय के कई पवित्र स्थल इजरायल में है, जैसे नेबी शुएब, जेथ्रो की कब्र और साबालान का मकबरा। द्रुज महिलाओं को सड़क किनारे पीटा ब्रेड, जैतून का तेल, लावना, चिकनाई वाला दही बेचते हुए देखा जा सकता है, जिससे उनके आर्थिक महत्व को समझा जा सकता है। हाल के वर्षों में सीरिया में द्रुज समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजरायल ने सैन्य हस्तक्षेप किया। द्रुज समुदाय का युवा वर्ग अन्य धर्मों के युवाओं की तरह ही अपने पारंपरिक मूल्यों से दूर होकर वैश्विक परिवेश में रच बस रहे हैं, लेकिन कट्टरवादी इस्लामिक सोच वाली सरकारें इनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। पहला सवाल सोढ़ी साहब आपसे, इजरायल में द्रुज पुरुषों को अनिवार्य सैन्य सेवा क्यों देनी पड़ती है, जबकि अन्य अरब इजरायली समुदायों को इससे छूट दी जाती है? कारण क्या है? जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ। इजराइल में हर इजरायली नागरिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस या उनकी सेना में नौकरी नहीं कर सकता है। खास करके जो अरब्स हैं या मुसलमान हैं इजराइल के, उन्हें बड़ी मुश्किल से उनका चयन होता है इजरायली सेना में। लेकिन द्रुज समुदाय के युवकों पे या युवतियों पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उनकी आराम से सिलेक्शन हो जाता है अगर वो बेसिक क्राइटेरिया मीट करते हैं। इसका मूल कारण ये है डॉक्टर प्रसून जी कि इजराइल को द्रुज समुदाय पे बहुत भरोसा है बनस्पत 20% अरब्स या मुसलमान जो कि इजराइल में रह रहे हैं, और क्योंकि उन्हें द्रुज समुदाय पे पूरा भरोसा है इसलिए उनका इजरायली सेना में नौकरी करना इजराइल को कोई खतरा नहीं लगता है। ये जो द्रुज समुदाय है, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह से ये इस्लाम से अलग है, और क्योंकि ये इस्लाम धर्म से अलग है, जो कट्टरवादी इस्लामिक लोग हैं वो द्रुज समुदाय से बहुत नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि द्रुज समुदाय को इस्लाम में मिल जाना चाहिए, लेकिन द्रुज समुदाय बिल्कुल उसने अपनी अलग पहचान बना के रखी है। ये जो द्रुज समुदाय है जो सीरिया में 6,24,000 लोग रहते हैं, दक्षिण सीरिया में, जहां पे कल इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए उनकी राजधानी दमिश्क में। ये क्योंकि सीरिया एक कट्टरवादी इस्लामिक देश है, वो द्रुज समुदाय के ऊपर अत्याचार करता है। द्रुज समुदाय इजराइल के साथ बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती है। जैसे मैंने बताया कि द्रुज समुदाय इजराइल के अंदर रह के इजराइल की ताकत के लिए, इजराइल की विकास के लिए काम करता है। तो ये जो कल हमला हुआ है ये बेसिकली है इजराइल ने द्रुज समुदाय के लिए किया है, क्योंकि द्रुज समुदाय को इजराइल। सोढ़ी साहब, एक सवाल और उठता है कि अगर द्रुज समुदाय सीरिया सेना के खिलाफ लड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसको कोई न कहीं से सैन्य सहायता पहुंच रही है, और ये सैन्य सहायता और कोई नहीं पहुंचा सकता इजराइल के अलावा।
तो आपको लगता है कि जो द्रुज समुदाय अलग अलग समूहों में अलग अलग देशों में बसा हुआ है वह क्या यहूदियों की तरीके से अब एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और अपनी जमीन और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है? छोड़ी साहब। बिल्कुल डॉक्टर प्रसून जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इजराइल की इतिहास में भी जाएं, कैसे कैसे यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग देशों से आस्ता आस्ता फिलिस्तीन में आए और वहां पे उन्होंने जमीन खरीदी और उन्हें अपनी ताकत बढ़ाई और फाइनली इजराइल एक राष्ट्र के रूप में उभरा। यही चीज द्रूज के लोग कर रहे हैं जो अलग देशों में भी सेटल्ड हैं। वो जो वहां के सीरिया के द्रूज लोग हैं उनको पैसा भेज रहे हैं। इजराइल का तो खुला समर्थन है द्रूज समुदाय के लिए सीरिया में, क्योंकि जो इजराइल का अब बड़ा एजेंडा है वो है ग्रेटर इजराइल का, और ग्रेटर इजराइल में दक्षिण सीरिया शामिल है। तो ये बेहद अहम बात आप बता रहे हैं सोढ़ी साहब की ग्रेटर इजराइल में दक्षिण सीरिया शामिल है। लग रहा है इसी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। फिर भी बड़ा सवाल है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे द्रुज समुदाय असल में इजराइल और सीरिया के साथ अपने संबंधों को कैसे देखता है? वह इजराइल के लिए ज्यादा लॉयल है या सीरिया के लिए? देखिए प्रसून जी, ये जो द्रुज समुदाय है एक प्राचीन समुदाय है। ये शिया जो मुस्लिम धर्म का जो शिया सेक्ट है उससे ज्यादा नजदीकी है, उसका एक ऑफशूट है। लेकिन जाहिर है कि इसकी अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी है। 10वीं शताब्दी से ये चला आ रहा संप्रदाय है और जिसकी की अपनी एक पहचान है। और द्रुज समुदाय के लोग सीरिया में, लेबनान में, इजराइल में और विश्व भर में अनेक जगहों पर फैले हुए हैं और जाहिर है कि वो अपनी पहचान को बना के रखना चाहते हैं। लेकिन उस पहचान को के ऊपर जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं सीरिया की सरकार के द्वारा, ये जो नई जो सरकार जुलानी की सरकार बनी है उसके द्वारा अनेक तरीके की चुनौतियां पेश की जा रही हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आर्म्स को छोड़ दें और जो यूनिफाइड जो एक मिलिट्री कमांड बन रहा है उसमें अपने आप को शरणागत कर लें, अपने आप को समर्पित कर दें। लेकिन वो जो समुदाय के लोग हैं वो अपनी स्वतंत्रता को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए वो अपने आर्म्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में कुछ क्लैशेस की जो खबरें आई, एक द्रुज समुदाय के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार किया गया और उसके बाद क्लैशेस शुरू हो गए। लेकिन जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है इजराइल का और द्रुज समुदाय का, ये संबंध ब्रदरली है। ये जो इजराइल है वो द्रुज समुदाय के साथ अपने संबंधों को एक ब्रदरली अलायंस के तौर पर देखता है और एक भाईचारे का संबंध है। और लगभग 1.5 लाख जो द्रुज समुदाय के जो लोग हैं वो इजराइल में और गोलान हाइट्स में रहते हैं और इजराइल उनकी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। और जो द्रुज समुदाय के लोग हैं, जैसा कि अभी सोढ़ी साहब से आपने डिस्कस किया कि ये जो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस में बड़े बड़े पदों पर भी ये बैठे हुए लोग हैं और उन्होंने आईडीएफ की बड़ी सेवाएं की हैं और इसी वजह से जाहिर है कि आईडीएफ से उसकी बहुत नजदीकी है, इजराइल के साथ बहुत नजदीकी है। और यही कारण है कि जो सीरिया की जो सुन्नी डोमिनेशन वाली जो एक रिजीम है वो उनको एक अपने लिए खतरे के तौर पर देखती है। इजराइल के साथ जो क्लोजनेस होने की वजह से एक चुनौती के तौर पर भी देखती है और इस तरह के क्लैशेस इस वजह से भी हो रहे हैं और जिसको कि प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल संकल्पबद्ध है। और इजराइल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जब तक इस तरीके के जो हमले हैं वो द्रुज समुदाय के ऊपर नहीं रुकेंगे, वो उनको उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा, उनकी रक्षा के लिए होगा। लेकिन संजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में शरणार्थी, द्रुज शरणार्थी इजराइल की तरफ रुख कर रहे थे और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि दक्षिणी सीरिया से द्रुज समुदाय पलायन करे, क्योंकि उनका असल में एक कट्टर समर्थक समुदाय वहाँ मौजूद है। तो क्या शरणार्थी इनके यहाँ ना आए इसलिए हमला हुआ, या वास्तव में इजराइल चाहता है कि द्रुज समुदाय का भला चाहता है? संजीव जी, देखिए ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसका देखिए प्रसून जी, मैं ये मानता हूँ कि इजराइल ने डे 1 से, यानी कि जब से वहां पर रिजीम चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार इजराइल ने जो आने वाली जो जुलानी की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए इजराइल ने इजरायली सीरियन बॉर्डर पर बड़े हमले किए थे और यहाँ तक कि माउंट हर्मन को भी अपने अधिकार में ले लिया है। और जो अनेक सीरियन इलाकों को इजराइल अपने अधिकार में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो इस बात को लेकर के आशंकित है
कि ये जो नई सरकार है वो गोलान हाइट्स पर खतरे पैदा कर सकती है, वो इजराइल के अंदर जो खतरे पैदा कर सकती है, गोलान हाइट्स में जो सेटलर्स हैं उनके ऊपर खतरे पैदा कर सकती है। और जाहिर है कि ये द्रश कम्युनिटी है, इसको कि इजराइल रक्षा करने का उसका एक कमिटमेंट है, उसके ऊपर भी वो खतरे पैदा कर सकती है। और जब इजराइल ने ये देखा कि ये खतरे पैदा किए जा रहे हैं तो उसने कार्रवाई की। लेकिन इजराइल की ये जो सारी कार्रवाइयां हैं वो इजराइल के द्वारा का कहना है कि वो एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स है, ताकि इजराइल अपने राष्ट्र की रक्षा को कर सके। और सीरिया से यदि कोई चैलेंज इजराइल के प्रति आता है तो उसको वो डिफेंड करने के क्षेत्रीय पहले प्रभुता बनाए रखना भी एक बड़ा कारण है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सबसे बड़ा सवाल यही है भारत की जनता के लिए और भारत की सरकार के लिए, इस विवाद में भारत का पक्ष किसकी तरफ है? क्या द्रुज समुदाय की तरफ जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफी हद तक अटैच्ड है, या सीरिया की सरकार की तरफ जिसके लिए भारत की पॉलिसी हम किसी दूसरे देश में दखल नहीं देंगे? और इजराइल सीरिया के बीच तनाव के बीच द्रुज समुदाय के सामने क्या बड़ी चुनौतियां, करोड़ी सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे? देखिए प्रसून जी, आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछ लिए। जो लास्ट सवाल है द्रुज समुदाय का, मिडिल ईस्ट में 2 ऐसे समुदाय हैं, दूसरे कुर्द्स, और दोनों की समस्याएं लगभग एक जैसी सी हैं। द्रुज भी 4 देशों में विभाजित हैं, कुर्द्स भी 4 देशों में विभाजित हैं। कुर्द सीरिया में भी हैं, दुर्ज सीरिया में भी हैं और दूसरे 3 देशों में भी हैं, इंक्लूडिंग इजराइल। लेकिन जो हो रहा है, इजराइल जिस तरह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जब एसडीएस सत्ता में आई, एसडीएस के साथ द्रुज भी थे, मिलकर असाद के अगेंस्ट में ये लड़ रहे थे जी। तो एसडीएस ने, जुलानी ने सत्ता में आते ही पहले तो अलाविद से जो माइनॉरिटी थी 15% के करीब, जो असाद की कम्युनिटी थी, उस पे थोड़ा क्रैकडाउन किया कि वो रेजिस्ट नहीं करें और उनको न्यूट्रलाइज करके फिर द्रुज ने जब अपनी हिस्सेदारी मांगी और वो चाहते थे कि हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए सत्ता में, तो उन पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और उनका जो इजराइल के साथ संबंध है, एक तो वो कारण हो सकता है, इजराइल ने इसलिए स्ट्राइक किया है, प्रेसिडेंशियल पैलेस पे भी किया और जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पे भी किया। इसके अलावा इजराइल के इसको स्प्रेड करने की, एस्केलेट करने के दूसरे अपने कारण हैं। अपना एक तो इजराइल का अंदर का कारण है, क्योंकि नेतन्याहू राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। वहां की संसद में जो नेतन्याहू के पार्टी का बहुमत था, उस ग्रुप के 7 सदस्य अलग हो गए हैं। अब हो सकता है जल्दी वहां नेतन्याहू। करोड़ी सिंह जी, मुझे लगता है कि इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स से इस विवाद को जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि इजराइल में किसी की भी सरकार आए, सीरिया को लेकर और दक्षिणी सीरिया को खासकर लेकर और द्रुज समुदाय को लेकर उनकी नीतियां स्पष्ट हैं और एक मत हैं, उनका साफ है। हमारे इस डिबेट में कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं जिसमें द्रुज समुदाय के लोगों की दाढ़ी तो रखी जा रही है, मूछें छिल दी जा रही हैं, उनके खून बह रहा है, द्रुज समुदाय के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कारण असल में यही से उभरता है कि आप जब मारेंगे अपने समुदाय को, वह समुदाय किसी दूसरे देश में जाएगा, शरणार्थी बनेगा, तो विद्रोह की आग तो भड़केगी। मेरा अगला सवाल यही है करोड़ी सिंह जी कि भारत सरकार का क्या रुख है? देखिए, भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। भारत प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। भारत का रुख यही है कि कूटनीति और संवाद से कोई भी समस्या है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसका समाधान किया जाए। और भारत की उस नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं लगता कि भारत कोई किसी रूप में वहां हस्तक्षेप करेगा या कोई मदद के लिए भारत अपना कोई मदद पहुंचाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, निश्चित रूप से भारत का सरोकार यह है कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे, क्योंकि भारत के बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं इस क्षेत्र में। तो भारत के स्टेक्स तो बहुत हैं, लेकिन भारत किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो। लेकिन खतरे करोड़ी सिंह जी वहां से बरकरार हैं। सीरिया के राष्ट्रपति जो आपातकालीन बनाए गए अहमद अल-शरा, उनका अलकायदा से लिंक रहा है। अमेरिकी सरकार ने उनके ऊपर इनाम घोषित किया था। आज की तारीख में वह एक राज्य के राष्ट्राध्यक्ष हैं। सोडी साहब, यह भारत के लिए चुनौती है या नहीं? डेफिनेटली देखिए डॉक्टर प्रसून जी,
जो मध्य पूर्व में हो रहा है वो भारत के लिए बहुत चुनौती है। जो द्रुज समुदाय के साथ हो रहा है सीरिया में, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि द्रुज समुदाय का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है हिंदू धर्म के साथ। जैसे हिंदू धर्म रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है, पूर्व जन्म में बिलीव करता है, वैसे द्रुज समुदाय करता है। जैसे हिंदू धर्म कहता है कि शांति से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, द्रुज समुदाय भी इन्हीं तथ्यों पे चलता है। द्रुज समुदाय का जो धर्म है वो काफी सीक्रेट है, वो बाहर के लोगों को बिल्कुल अंदर नहीं आने देते। लेकिन जो लोगों ने द्रुज समुदाय या द्रुज धर्म के बारे में ज्ञान लिया है, वो कहते हैं कि द्रुज समुदाय भारत के हिंदू धर्म के वैदिक कल्चर से बहुत प्रभावित है। तो जब इतने गहरे रिश्ते हैं द्रुज समुदाय और हिंदू धर्म के, और भारत ही एकलौता देश है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, तो ये वास्तविक है और सही भी है कि भारत को द्रुज समुदाय के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए डॉक्टर प्रसून जी, असली दोस्ती का पता चलता है जब कोई आपके साथ दिक्कत में खड़ा हो। खुशी के समय तो 1000 आदमी आ जाएंगे आपके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन दुख के समय जो खड़ा सोढ़ी होता है, साहब बेहद अहम बात कह रहे हैं भारत सरकार को लाइन लेना चाहिए संजीव श्रीवास्तव जी, और इसलिए भी लेना चाहिए चूंकि जो सीरिया का पिछला इतिहास रहा है वह भारत को चौंकाने वाला रहा। अलकायदा, ISIS ये सब गढ़ रहे हैं, भारत में आतंकवादियों को भेजते रहे हैं। भारत सरकार का अगर तटस्थता वाला रुख रहा तो भारत सरकार के लिए दिक्कत होगी। संजीव श्रीवास्तव जी, इस मत से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए प्रसून जी, आज का जो नया भारत है वो हम तटस्थता पे नहीं चलते हैं, बल्कि हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी रहती है। और यदि भारत किसी के साथ खड़ा रहता है तो संवाद के साथ, शांति के साथ, सुरक्षा के साथ, स्थिरता के साथ, संपन्नता के साथ खड़ा रहता है। और भारत इस बात की लगातार कोशिश करेगा, अपील करेगा कि ये जो समुदाय के जो सदस्य हैं उनके साथ एक ठीक ठाक बर्ताव किया जाए। वो और जो सीरिया की जो जुलानी की जो सरकार थी, अहमद अल-सारा की ये जो सरकार बनी है, उसने जो वादे किए थे कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, वो वायदों पर खरे उतरने की कोशिश करें। भारत के लिए क्या संदेश है करोड़ी सिंह जी, भारत के लिए क्या संदेश है इस पूरे युद्ध का? क्या भारत को सीरिया की मौजूदा सरकार पे भरोसा करना चाहिए या द्रुज समुदाय का साथ देना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से भारत को द्रुज समुदाय का साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरह की वहाँ की स्थिति बन रही है, देखिए अलकायदा के लिंक हैं जुलानी के, फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप आया तो उसको मान्यता देके गया, उनसे मिलके गया। और ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए भी ये का साथ दे रहा है, SDS का साथ दे रहा है, अलकायदा का होते हुए भी उसको मान्यता दे रहा है। तो इजराइल अकेला किस सीमा तक लड़ सकता है? क्योंकि भारत जितनी अमेरिका मदद कर सकता है इजराइल की या द्रुज की, उतनी नहीं करेगा। चलिए, समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ रहा। आप तीनों मेहमान आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए APN न्यूज के साथ।